अब देखो बेटा, हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में अकाउंटिंग का एक बहुत बेसिक कंसेप्ट समझाया था। फिर वीडियो नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाए थे, और वीडियो नंबर 3 के अंदर आपको ध्यान होगा हमने कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इसका बेसिक डिफरेंस समझा था। ठीक है बेटा। अब हम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ तीनों वीडियो देख करके आप वीडियो नंबर 4 पे आ गए होंगे। ठीक है ना। और सब लोग घर रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो पढ़ाई करोगे थोड़ा थोड़ा तो बहुत अच्छा रहेगा, और बिल्कुल इस भरोसे बैठ जाओगे कि जब स्कूल खुलेंगे सर तभी पढ़ाई करेंगे, तो फिर पीछे छूट जाओगे। ठीक है ना। देखो बेटा, ध्यान रखना, अपने कंसेप्ट अपने को बनाने हैं। डोंट वेट फॉर स्कूल टू ओपन। धीरे धीरे थोड़ा पढ़ाई करते रहो, थोड़ा नेटफ्लिक्स भी देखते रहो, थोड़ा अमेजन प्राइम भी देखते रहो, बट पढ़ाई को एटलीस्ट आधा पौन घंटा देते रहो दिन भर का। ठीक है ना। अब बेटा, हम लोग जो आज का वीडियो डिस्कस करेंगे ना, वो थोड़ा सा थ्योरी वीडियो है ये वाला, और ये वीडियो थोड़ा सा इसलिए एसेंशियल है ताकि आपको बेसिक आइडिया लगे अकाउंटिंग का होता है। ठीक है ना। मैंने पहला वीडियो थ्योरी लिया था, फिर लास्ट जो 2 वीडियो थे वो थे थ्योरी, बट कुछ प्रैक्टिकल मैंने कोशिश की थी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूं। इस वाले वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे पास होंगे नहीं, क्योंकि बेसिकली एक थ्योरी कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। तो वीडियो नंबर 4 जो है वो हम लोग बेसिकली यहाँ पे सीखेंगे अकाउंटिंग क्यों नेसेसिटी है, अकाउंटिंग क्या एडवांटेजेस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के, कौन कौन सी ब्रांचेस है अकाउंटिंग की, हमको कब कब पढ़नी है वो ब्रांचेस। ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करूंगा व्हाट आर द बेसिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग किस किस एंगल और कहां कहां किस लेवल पे पढ़ी जाती है। ठीक है बेटा। अब तुम एक चीज समझना, अकाउंटिंग की मेन 3 ब्रांचेस है। अब आप बोलो सर ब्रांचेस मतलब क्या, पेड़ की ब्रांच? हाँ बेटा, ऐसा ही समझ लो, पेड़ की जैसे 3 ब्रांच हो गई ना, वैसे अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस है। ठीक है। अब मेरे बच्चों सुनना बेटा, पहली ब्रांच को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बताओ पहली ब्रांच को क्या कहते हैं हम लोग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये वो अकाउंटिंग है जो तुमको 11th और 12th क्लास में पढ़नी है, और इसके बाद तुम अगर कोई सीए या बीकॉम या बीबीए करोगे तो वहां पे थोड़ा सा लेवल इसका, इस अकाउंटिंग का भी आएगा। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, फाइनेंस की अकाउंटिंग। ठीक है ना। और नॉर्मली ये वाली अकाउंटिंग कौन करते हैं पता है? वो लोग जो ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? गुड्स खरीदना और गुड्स बेचने वाला। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऐसी अकाउंटिंग जो तुम पढ़ोगे कौन सी क्लास में बेटा? 11th और 12th पे। वो लोग करते हैं जिनका मेन बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। जैसे आज जो जो भी तुम मार्केट में शोरूम्स देखते हो ना, मान लो टीवी के शोरूम देखे, कारों के शोरूम देखे, मान लो आज कोई कपड़े का शोरूम देखा, वो सब ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब वो अपने होलसेलर से खरीदते हैं और वो रिटेलर बन के आगे बेचते हैं। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा नॉर्मली कौन करता है? जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। और पता है तुमने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, टैली करके सॉफ्टवेयर आता है। टैली मेन यूज होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेसमैन को ये पता लगाने में मदद करती है कि उसका साल भर का प्रॉफिट या लॉस क्या है। मेरी बात फिर ध्यान देना, अकाउंटिंग की ब्रांचेस में बेटा सबसे पहली ब्रांच का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली कौन करता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन काम ट्रेडिंग का है, और वो ये पता लगाने में मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है। ठीक है ना। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जो तुम सेकंड लेवल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे हायर लेवल पे जाके, मोस्टली ये कब पढ़ते हैं? जब तुम 12th के बाद ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में जाओगे। ठीक है ना। बट अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं क्योंकि थ्योरी के लिए नाम पूछ ले आता है। ठीक है ना। उस अकाउंटिंग का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। उस अकाउंटिंग का क्या नाम है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कौन करती है? वो सारी इंडस्ट्री करती है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज है। ठीक है ना। मेरी बात फिर से ध्यान देना बेटा, वो सारी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जैसे पेन जहां बन के आया होगा, ठीक है ना, मेरा ये मोबाइल है, ये मोबाइल जहां बन के आया होगा, ठीक है, तो वो सारी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज है, उनका मेन काम है प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लगाना कि प्रोडक्ट पे कितना हमारा कॉस्ट आ रहा है। तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी अकाउंटिंग यूज करती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है ना। तो वहां मेन पर्पस क्या होता है? आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट एज सर्टेन करनी। आपका मेन पर्पस क्या होता है? यू नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है ना। और कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा ध्यान रखना, आप कब पढ़ोगे? ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में पढ़ोगे। कुछ पार्ट इसका एमबीए लेवल पे आएगा, या फिर अगर आप सीए, सीएस या कोई कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे कोर्स करोगे तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग काम आती है। ठीक है ना। आजकल तो इंजीनियरिंग के अंदर भी कहीं कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग के थोड़े 2-3 टॉपिक डाल दिए जाते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंगेज है वो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करती है। ठीक है ना। और तीसरी अकाउंटिंग का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरी अकाउंटिंग का क्या नाम है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग पता है, ऐसा समझ लो कि यहां कोई डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने का नहीं है, ये एक एनालिसिस वाली अकाउंटिंग है। एनालिसिस मतलब मेरे बिजनेस दूसरे बिजनेस से कैसे चल रहे हैं, मेरा बिजनेस का इस साल कैश कितना आया, कैश कितना गया। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पता है मेनली यूज बाय टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट कौन से होते हैं, जैसे स्कूल में होते हैं ना, तुम्हारे टॉप मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गया, स्कूल का मालिक हो गया, डायरेक्टर हो गया, ठीक है ना। एक मान लो पीवीआर सिनेमा है, उसमें जो उसके मेन मालिक है, तो टॉप मैनेजमेंट यूज करता है, वो कोई भी हो गया, मारुति कंपनी हो गई, हुंडई हो गई, XYZ कोई कंपनी है, तो टॉप मैनेजमेंट यूज करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है डिसीजन मेकिंग। ये इनका मेन काम क्या है, दे हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो मेरे को एक बार फिर से बताएंगे बच्चे, बताओ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितनी है, 3 ब्रांचेस। हमको अभी कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, लेकिन आगे जाके कौन सी अकाउंटिंग हम और सीख जाएंगे सर, कॉस्ट अकाउंटिंग सीख जाएंगे। लेकिन बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग कब सीखोगे, जब फाइनेंशियल अच्छे से आएगी। और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन लोग करते हैं, जो टॉप लेवल पे जाएंगे, तो हमको टॉप पे जाना है ना, तो टॉप में जाने के लिए हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी अच्छे से सीखेंगे। बट इन सब का बेस कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेस है। ठीक है, तो इसको फटाफट एक बार नोट कर लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 तरह की है, फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, और नॉर्मली यूज बाय ट्रेडिंग एंटरप्राइज। कौन यूज करता है, इट इज यूज बाय ट्रेडिंग एंटरप्राइज, पूरा लिखना, यूज बाय ट्रेडिंग एंटरप्राइज। कॉपी तो बना लेना, नहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि 10th वाली कॉपी लेकर आ गए हो अभी यहाँ पर, ठीक है ना बेटा, कॉपी बना लेना, नहीं और प्रॉपर वे में नोट करना है, ऐसा नहीं वो 10th की 9th की कॉपी में नोटिंग करते रहो रेगुलर। ठीक है, अब सेकेंड अकाउंटिंग का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अभी आपको बताया था कॉस्ट निकालने के लिए, मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो काम करती है। अपने को अभी तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन अपने को डेफिनेशन याद करनी है। तीसरी अकाउंटिंग का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस ब्रांच इज मोस्टली यूज बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कहाँ पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में पढ़ेंगे, या फिर आप MBA लेवल पे पढ़ोगे, इसलिए अभी तो पढ़ना ही नहीं है। 11th पास हो गए, 12th होंगे, फर्स्ट सेकंड के बाद 3rd ईयर का नंबर आएगा। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक अकाउंटिंग ब्रांचेस। अब हम लोग जो अब डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना। नाउ अब देखो बेटा, जो अगला कंसेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। नॉर्मली बुक्स के अंदर क्या है, ये टॉपिक अलग अलग दिया है, मैं आपको एक साथ ले रहा हूँ कि लगभग पॉइंट सारे कॉमन ही है। ठीक है ना। अच्छा, मैंने इसकी पहले से नोटिंग नहीं करी है, बहुत इजी है, मैं नोटिंग भी करा देता हूँ, आपको समझाता भी जाऊंगा। ठीक है ना। अब पहला जो ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज कह दो तो है, पहला है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। मेरे साथ साथ नोट भी करते जाना, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। अब बेटा ये तो पता है कि जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में रोज के रोज पैसे का लेन देन तो होता ही रहता है, बिना पैसे के लेन देन के तो बिजनेस चलता नहीं है। तो पहला ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज मतलब अकाउंटिंग से क्या फायदा है, अकाउंटिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे, हिसाब किताब तभी लगा पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग का सिस्टम होगा। ठीक है। सेकेंड, टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। अब अगला जो एडवांटेज हो गया या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना। आप देखो, एक अगर आप जैसे आप मेरे को एक बताओ, आप जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास में आप एंड में एसर्टेन करते हो ना कि हमारी पोजीशन क्या है। अब आप अपनी पोजीशन अपने परसेंटेज के आधार पर तय करते हो, ठीक है ना। लेकिन एक बिजनेस अपनी पोजीशन किस तरह तय करता है कि उसका साल भर में क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है। प्रॉफिट है तो आगे काम करना है, लॉस है तो हमको बिजनेस बंद करना है या क्या करना है, वो हमको अकाउंटिंग के थ्रू पता लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। हमारी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या हम अगले साल बिजनेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे साथ कोई बिजनेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है ना। तो एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रॉपर टैक्स कंप्यूटेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास सरकार आई, सरकार बोलती है भैया आपका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आप टैक्स भरो, तो मैं प्रॉफिट के ऊपर टैक्स तभी भर पाऊंगा ना जब प्रॉफिट निकालूंगा। तो टैक्स कंप्यूटेशन तभी हो पाएगा जब हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो प्रॉफिट हमको अकाउंटिंग निकाल के देती है, तो इस प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग वापस टैक्स निकालने का काम अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट,
कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, पहले मैं ऑब्जेक्टिव लिखता हूं बेटा, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब यूजर्स कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग के, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन अकाउंटिंग के मेन यूजर्स होते हैं, ठीक है ना। अभी आप एक बात बताओ, हमारे बिजनेस के अंदर आज जैसे मान लो कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, आज यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री हो गई या कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसके अंदर कितने लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने पैसा लगा रखा है। अब उनको ये तो पता लगना चाहिए ना कि हमारे पैसों की पोजीशन क्या है, हमारे पैसे से हमको प्रॉफिट हो रहा है, हमारा पैसा हमारे को लॉस में ले जा रहा है। तो अकाउंटिंग उनको ये बताती है, जो भी कंपनी के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जो भी कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हैं, मान लो कंपनियों को उधार दे रहा है, तो उनको अकाउंटिंग बताती है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो उनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना भी एक यूजर्स का बहुत बड़ा अकाउंटिंग का काम है, ठीक है ना। अगला है, इट हेल्प्स इन इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब इंटर फर्म और इंट्रा फर्म, एक चीज मेरे को समझाना बेटा, आप एक चीज बहुत बेसिक एग्जांपल समझो। तुमने क्या किया, तुम अपनी परफॉर्मेंस किसी और स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हो। मान लो आपके 70% आए, आपका एक मित्र है, आपका एक दोस्त है, उसके 80% आए। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ए और उसके एक और कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बी। तो ये जब ऑर्गेनाइजेशन ए ऑर्गेनाइजेशन बी से कंपटीशन करती है और ये पता लगाती है कि उसकी पोजीशन और मेरी पोजीशन क्या है, तो वो कहलाती है इंटर फर्म कंपैरिजन। मतलब एक फर्म का कंपैरिजन दूसरी फर्म के साथ, वो अकाउंटिंग के थ्रू पता लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा काम कर रही है। अब मान लो आप अपनी परफॉर्मेंस 2020 के अंदर कंपेयर करते हो आप अपने आप से 2019 की परफॉर्मेंस से। 2020 की परफॉर्मेंस को अगर आप कंपेयर करते हो 2019 की परफॉर्मेंस से, मेरी परफॉर्मेंस इस ईयर एज कंपेयर टू माय परफॉर्मेंस इन लास्ट ईयर, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ए जब अपने 2020 के प्रॉफिट को 2019 से कंपेयर करती है, मतलब सेम कंपैरिजन होता है बट पिछले सालों से कंपैरिजन करती है, तो कहलाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। मतलब अपनी फर्म के अंदर कंपैरिजन करना, मेरी इस साल और पिछले साल क्या पोजीशन थी। इंटर फर्म मतलब दो अलग अलग फर्म में कंपैरिजन करना। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, इट हेल्प्स इन इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो बेटा ये एक कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब एक मैं लास्ट ऑब्जेक्टिव और बता देता हूं। अगला ऑब्जेक्टिव हेल्प्स इन अवेलिंग द लोन फ्रॉम बैंक। अब ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझना, तुम किसी बैंक में गए, मान लो तुमको एक कार खरीदनी है बेटा, ठीक है ना, मान लो अपने को क्या खरीदनी है, कार खरीदनी है। वो कार मान लो 10 लाख रुपए की है। अब उस 10 लाख पे मेरे को लगता है एक काम करता हूं, मैं 7 लाख रुपए का लोन ले लेता हूं। मैं क्या ले लेता हूं, 7 लाख रुपए का लोन ले लेता हूं, ठीक है। अब बेटा मेरे को एक बात बताना, अगर उस 10 लाख की कार के अगेंस्ट आप ऐसा सोचते हो कि मैं 7 लाख रुपए का लोन ले लेता हूं, तो बैंक आपको लोन कब देगा, आपकी आपकी स्थिति तो देखेगा ना, भाई आपको पैसा दे रहा है तो देखेगा ना, भैया आदमी मेरे को वापस चुका सकता है नहीं चुका सकता, क्या मेरे इस पे रेगुलर ब्याज भर पाएगा नहीं भर पाएगा। तो बैंक भी क्या करता है, हमको बोलता है भैया आप बताओ आपका क्या प्रॉफिट है, आप कैसे, आपके क्या खर्चे हैं। तो वो सारी चीजें बेटा हमको कहां से पता लगती है, अकाउंटिंग से पता लगती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक लिस्ट बताई मैंने क्या क्या एडवांटेज है, बट इसकी कोई नंबर ऑफ लिस्ट नहीं है। आप समझ लो देयर आर एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब आपका पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है, सिस्टमेटिक कैसे बड़ा बनना है, वो सारे एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, पैसों का ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट लॉस पता लगाना, एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, टैक्स कैसे निकालना है वो पता लगाना, यूजर्स को बताना कि क्या इंफॉर्मेशन है, इंटरफर्म इंट्रा फर्म कंपैरिजंस करना और बैंक से लोन लेना। तो ये एक बेसिक एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, बट मैं आपको बोल रहा हूं आप बुक्स देखोगे, हो सकता है उसके अंदर एडवांटेज और ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है बेटा। नाउ अब देखो बेटा, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग।
अभी मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के मेन एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब यूजर्स मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग किस किस के काम आएगी, ठीक है ना। मान लो मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस से कितने जुड़े लोग अकाउंटिंग के थ्रू अपना काम करते हैं, ठीक है ना। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ऑल दोज पर्सन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, ऑल दोज पर्सन हु आर बेनिफिटेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड हु नीड रेगुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यूजर्स का मतलब क्या होता है, वो सारे लोग जिनको अकाउंट से फायदा होता है और उनको रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। अब बेटा ये ध्यान रखना, अकाउंटिंग के यूजर मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। अकाउंटिंग के यूजर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है ना। इंटरनल मतलब मेरे कंपनी के खुद के घर वाले लोग, और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोग, ठीक है ना। आज मेरे बिजनेस में जो जो लोगों का इंटरेस्ट है वो सब अकाउंटिंग के थ्रू ही मेरे बिजनेस की पोजीशन पता लगा पाएंगे, ठीक है ना। अब इंटरनल यूजर्स मतलब क्या होता है, वो यूजर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है ना। अब पता है आप इसको कैसे समझना, आप इसको इस तरह सोचना कि इन लोगों को अकाउंटिंग की क्यों जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब आज जैसे इंटरनल यूजर्स की बात करता हूं तो वो सारे यूजर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोग जो होते हैं वो सब इंटरनल यूजर होते हैं। तो मैं एक तो आ गया ओनर। अब ओनर्स का मतलब क्या होता है, मेरे बिजनेस के जो मेन मालिक है। बेटा बताओ, जो मेन मालिक है उनको अकाउंटिंग क्यों चाहिएगी, तो उनको अकाउंटिंग इसलिए चाहिएगी, आज बताओ मेरे बिजनेस के जो मेन मालिक है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये तो पता होना चाहिए। मैं ओनर्स और मैनेजमेंट दोनों साथ साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। बिजनेस के ओनर्स तो और मैनेजमेंट क्या चाहेंगे कि हमारा फ्यूचर बिजनेस एक्सपांशन कैसे हो, क्या हमको एक्सपांशन करना ही नहीं करना है, हमको कौन सा प्रोडक्ट लाइन चालू करना है। तो वो लोग अकाउंटिंग से ये पता लगाते हैं कि बिजनेस क्या प्रॉफिटेबल है। आज जैसे मान लो मेरे बिजनेस ये पेन बनाता है और एक पेंसिल और बनाता है, तो अब जैसे मान लो मैंने कहा दो पेन है, एक तो ये वाला पेन बनाता है, ये पेन बनाता है। अब मान लो ये पेन प्रॉफिट दे रहा है, ये पेन नहीं दे रहा, तो ये अकाउंटिंग से पता लगेगा। तो ओनर्स और मैनेजमेंट को क्या रहेगा, दे गेट व्हाट इज द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस कैसे होगा। अगला है एम्प्लॉइज और वर्कर। अब एम्प्लॉय को नॉर्मली क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो उनको यह पता लगाना कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, वो बिजनेस के अकॉर्डिंग सैलरी डिमांड कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, तो उनको उनको ऐसा बोला भैया आपको इतना प्रॉफिट जनरेट करोगे तो इतना कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। और वर्कर मतलब जो वेजेस मिल रही है, ठीक है ना। तो यूजर्स में आप लोग बेटा सिर्फ ये नाम ध्यान रख लेना, बहुत सिंपल थ्योरी टॉपिक है कि कौन कौन से यूजर्स होते हैं। तो इंटरनल में ओनर मैनेजमेंट हो गए, एम्प्लॉय और वर्कर आ गए। अब एक्सटर्नल यूजर मतलब बाहर के लोग कौन कौन से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। पहला है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आप एक बात बताओ, कोई भी बैंक के पास, मैंने अभी आपको बताया मैं लोन लेने जाऊंगा, वो पूछेगा ना भैया आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपकी पोजीशन क्या है। तो एक्सटर्नल यूजर में एक तो आएगा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक है सरकार। अब सरकार हमारी अकाउंटिंग से क्या पता लगाती है कि हमारा प्रॉफिट क्या है, और उसके हिसाब से हमसे टैक्स कंप्लीट करेगी, ठीक है ना। अगर हमारा प्रॉफिट ही पता नहीं लगेगा तो टैक्स कैसे लेगी सरकार, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल में अगला हो गया गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर। अब क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जैसे तुम एक चीज समझना, आज जैसे मान लो मैंने कहीं से सामान उधार पे खरीदा, तो मेरे को पैसा देना है उसको। तो मैंने अगर सामान उधार पे खरीदा तो सामने वाला देखेगा ना भैया मैं उधार पे दूं कि नहीं दूं, ये आदमी वापस पैसा चुकाने लायक है कि नहीं है। आप लोग पढ़ते हो ना, बहुत सारी दुकान पे लिखा होता है उधार वालों से माफी, लेकिन फिर भी वो उधार देते हैं, लेकिन उसी को तो देंगे जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो उनको पोजीशन पता कहां से लगेगी, अकाउंटिंग के थ्रू। इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर, मेरी कंपनी में मान लो कोई लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई शेयर होल्डर्स है जो मेरी कंपनी में पैसा लगा के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनको भी अकाउंटिंग के थ्रू पता लगेगा। कंज्यूमर, अब मान लो मेरे प्रोडक्ट जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, आज उनको पता होना चाहिए अगर कोई कंपनी बहुत, जैसे आप उनको लगता है रिलायंस है, प्रोडक्ट कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, तो कंज्यूमर्स का बेस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। पब्लिक एट अ लार्ज, अब जो लोग मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं या जो मेरी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, तो पब्लिक को भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन बहुत नेसेसिटी होती है। एक सिंपल थ्योरी टॉपिक है, कौन कौन से यूजर्स है अकाउंटिंग का, सिर्फ इतना नोट कर लेना, और जो मैंने बताया वो बस समझने वाली बात है, ठीक है ना। नॉर्मली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा आता नहीं, बट एक बेस के लिए नेसेसिटी का टॉपिक है ये वाला, ठीक है बेटा। नाउ अब देखो बेटा, अभी हम लोगों ने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम लिमिटेशंस कह दो या आप इसको ड्रॉबैक भी कह सकते हो, ठीक है ना, कि मतलब अकाउंट्स के क्या मेजर ड्रॉबैक हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या मेजर ड्रॉबैक हैं अकाउंट्स के, तो वो ध्यान से समझना, मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स लिखता रहता हूँ और एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होता है कि अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट। क्या लिखा मैंने फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, किसी बैंक को मान लो हमको उधार देना है, ठीक है ना,
तो बैंक नॉर्मली उधार कैसे देता है, बैंक क्या करता है, हमारे अगले पिछले सालों की पोजीशन देखता है और अगले वाले सालों की पोजीशन भी देखना चाहता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, मतलब बैंक क्या बोलता है कि आप एस्टीमेट बना के दो कि आपने 2019 में क्या कमाया था, मान लो अभी चल रहा है 2020, और 2021 में कितना कमाओगे। तो ये जो होता है ना, ये होता है एस्टीमेट। एस्टीमेट मतलब हम लोग क्या अंदाजा लगाते हैं कि अगले साल हम कितना कमाएंगे, और उस अंदाजे के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट का एस्टीमेट लगाते हैं। जैसे तुम एक बात बताओ, अभी तुम पढ़ रहे हो, अभी तुमको पता है सब लॉकडाउन में चल रहा है। अब आप एक बात बताओ, मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसने बैंक से पिछले साल फाइनेंस लिया, कोई ऐसी कंपनी है जिसने मान लो बैंक से 2019 में फाइनेंस लिया, और या 2019 में फाइनेंस लिया और उसने बताया था भैया हमारा इतना धंधा होता है, तो उसने बताया कि 2020 में ही मेरा उतना धंधा, इससे मान लो 10% धंधा और बढ़ेगा ही सही। मान लो एक कंपनी ऐसा बोलती है कि मेरा 2019 में इतना बिजनेस हुआ था, 1 लाख का मेरा सेल हुआ था, और कहती है क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अगले साल 2020 में 10% सेल बढ़ेगा। अब तुम जानते हो ना 2020 तो लॉकडाउन हो चुका है, तो सेल तो बढ़ा ही नहीं। तो उसने क्या किया था, एस्टीमेट लगाया था, और वो एस्टीमेट गलत हो चुका है। तो वो एस्टीमेट गलत हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अकाउंटिंग हमेशा एग्जैक्ट सही हो वो जरूरी नहीं है। और गलती नॉर्मली क्या होता है, जहां एस्टीमेट लगते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली रॉन्ग इन केस ऑफ एस्टीमेट। नॉर्मली रॉन्ग कब होती है, इन केस ऑफ एस्टीमेट्स। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं एस्टीमेट के बाद, कि अकाउंटिंग नॉट फुली के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, अकाउंटिंग का एक दूसरा ड्रॉबैक है कि इट इग्नोर चेंजेस इन प्राइस लेवल। मेरी बात फिर समझना, इट इग्नोर चेंजेस इन प्राइस लेवल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अज्यूम करो मैंने एक जमीन खरीदी थी, वो लैंड मैंने खरीदा था 5 लाख रुपए पे। मैंने क्या किया था, एक जमीन खरीदी थी, और जमीन कितने में खरीदी थी, 5 लाख पे। मान लो उस जमीन की आज की मार्केट वैल्यू है बेटा 50 लाख रुपए। मान लो उस जमीन की आज की मार्केट वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपए। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या किया था, एक जमीन खरीदी थी जिसकी कॉस्ट 5 लाख थी, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू 50 लाख है। तो अकाउंटिंग हमेशा ध्यान रखना, उस लैंड को रिकॉर्ड कितने पे करेगा, वो रिकॉर्ड 5 लाख पे ही करेगा, उसको 50 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अकाउंटिंग क्या करता है, कोई चीज की प्राइस बढ़ गई तब भी उसका जो प्राइस में ग्रोथ है ना, उसको इग्नोर कर देगा। आज 5 लाख का लैंड हमने बेचा नहीं, बट मार्केट में 50 लाख चल रहा है, तो भी अकाउंटिंग क्या बोलेगा, हमने जितने पे लिया उस पर रिकॉर्ड करो, 50 लाख पर रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये होता है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। थर्ड पॉइंट अकाउंटिंग का यह है कि इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब ये पॉइंट अच्छे से समझना, मैं आपको एक तो बताता हूं, वर्ड होता है क्वांटिटेटिव, एक वर्ड होता है क्वांटिटेटिव, और एक वर्ड होता है क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे तुम मेरी बात समझो, मान लो मैंने ऐसा बोला कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, अकाउंटिंग हमेशा क्वांटिटी को रिकॉर्ड करेगा। आज जैसे मैंने बोला है पेन 10 रुपए का है, तो ये 10 रुपए को रिकॉर्ड करेगा। मान लो मेरे यहां कोई स्टाफ बहुत पुअर था, मेरे यहां कोई स्टाफ था जिसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, और उसकी खराब परफॉर्मेंस के कारण मेरा प्रॉफिट नीचे आ गया। मेरी सेल तो अच्छी हुई, बट स्टाफ की परफॉर्मेंस खराब थी जिस कारण मेरा प्रॉफिट नीचे आ गया। तो वो जो खराब परफॉर्मेंस स्टाफ की थी ना, उसको अकाउंटिंग कभी रिकॉर्ड नहीं करेगा कि भाई, वो तो सिर्फ पैसे के फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा। स्टाफ की खराब परफॉर्मेंस मतलब क्वालिटी, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको कभी रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है वो, कि मनी कितना है। वो कभी भी क्वालिटी पे फोकस नहीं करता, वो हमेशा क्वांटिटी पे फोकस करता है। तो पहला तो फुली एग्जैक्ट नहीं है, मतलब एस्टीमेट के हिसाब से चलती है। अगला प्राइस लेवल चेंज इग्नोर करता है, मान लो 5 लाख का लैंड 50 लाख का हो गया तो ही 5 लाख पर रिकॉर्ड होगा। क्वालिटेटिव मतलब कभी भी क्वांटिटी फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं होती, हमेशा क्वालिटी रिकॉर्ड करता है, कभी भी क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है, क्वालिटी कभी रिकॉर्ड नहीं करता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक अकाउंट का, विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ, मेरे बिजनेस की सेल हुई मान लो 10 लाख रुपए, मैंने 10 लाख की बजाय प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मान लो मैंने सेल कर दी 15 लाख रुपए की, और मेरा प्रॉफिट बढ़ के आ गया। तो अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग को गड़बड़ करते हैं। जैसे तुमको अगर ध्यान हो, आप लोगों को ध्यान हो कितने घोटाले होते हैं हिंदुस्तान में। और वो घोटाले क्यों होते हैं, क्योंकि वो अकाउंट्स को इन्फ्लेट कर देते हैं, फेक बिल बनवा दिए, मैंने खर्चों के मान लो नकली बिल बनवा दिए।
मैंने खर्चा किया मान लो 10 लाख रुपए और मैंने खर्चा मान लो नकली बिल बना दिए, मैंने खर्चों के, मैंने किया ही नहीं 10 लाख रुपए बट कुछ नकली बिल बनवा दिए। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग को गलत वे में प्रेजेंट करना। तो ये एक बेसिक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की कि कोई फुली एग्जैक्ट नहीं है, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर करता है और विंडो ड्रेसिंग करता है। ठीक है ना? तो बेटा ये सारे पॉइंट आप अच्छे से लिख लेना। अंदर का कंटेंट सिर्फ समझने के लिए जरूरी है, बाकी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछते नहीं कंटेंट के, आपको मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है ना? तो ये इस वीडियो के अंदर हमने एक बेसिक अकाउंटिंग के सारा कंसेप्ट डिस्कस किया, एडवांटेज, कौन कौन यूजर्स होते हैं, अकाउंटिंग के कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। ठीक है ना? तो ये वीडियो का आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग मेरे को कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं लिख रहा हूँ 9929411361, इसमें वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो फ्रीली आप मेरे को कॉल करें, कॉल नहीं थोड़ा व्हाट्सअप करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर एवरी डाउट्स। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।